गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था इसे कवर करेंगे और चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एडी वक्र में गतिशीलता तथा एडी वक्र का खिसकाव, मूवमेंट अलोंग एडी कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ एडी कर्व। पढ़ते हैं क्या है। समग्र मांग फलन में खिसकाव एवं संतुलित जीडीपी पर इसका प्रभाव क्या होगा। यदि समग्र मांग फलन खिसकता है तो संतुलित जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि एडी रेखा में गतिशीलता एवं एडी फलन के खिसकाव में अंतर होता क्या है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम एडी रेखा में गतिशीलता, मूवमेंट अलोंग द एडी लाइन। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण जब सामूहिक मांग में परिवर्तन होता है तब इस परिवर्तन को समग्र मांग रेखा में अलग अलग बिंदुओं पर दिखाया जाता है, जो मैं नीचे ग्राफ में भी बताऊंगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण एडी रेखा में गतिशीलता ऊपर की ओर होती है, यानी कि अगर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो एडी में भी गतिशीलता ऊपर की ओर होगी, जो समग्र मांग में विस्तार को दिखाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में गिरावट के कारण समग्र मांग में संकुचन होता है, यानी कि अगर आपकी राष्ट्रीय आय कम होगी तो समग्र मांग भी आपकी कम होगी, जो एडी रेखा के नीचे की ओर गतिशीलता को दिखाती है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण एडी रेखा में गतिशीलता दिखाई देती है। चित्र 18 में यह दिखाया गया है कि वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन होने के कारण एडी रेखा में गतिशीलता पाई जाती है। जब जीडीपी में OY1 से OY की वृद्धि होती है, OY1 से OY की वृद्धि होती है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो समग्र मांग में ON से OM की वृद्धि होती है, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जब जीडीपी में OY1 से OY की वृद्धि होती है तो समग्र मांग में ON से OM की वृद्धि होती है। एडी रेखा में A बिंदु से B बिंदु की गतिशीलता को समग्र मांग में विस्तार कहा जाता है। यानी आप समझ पा रहे हो कि अगर मेरी जीडीपी बढ़ी है OY1 से OY तक तो ON से OM तक एडी का विस्तार भी हुआ है, यानी A पॉइंट से लेकर B बिंदु तक जाना यह दिखाता है कि एडी में आपका विस्तार हुआ है। और इसके विपरीत जब जीडीपी स्तर OY से OY1 तक घटता है तो समग्र मांग OM से ON तक आपकी घटती है। एडी रेखा में A बिंदु से B बिंदु की गतिशीलता को समग्र मांग में संकुचन कहा जाता है, ठीक है। यानी आपने दो बात नोटिस करी, जब आपकी इनकम OY1 से OY हो गई, इनकम बढ़ी, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। यानी अगर आप जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। इसके विपरीत अगर प्रोडक्शन कम होगा यानी OY से OY1 होगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। साइड में लिखा हुआ है बिंदु A से बिंदु B की ओर गतिशीलता समग्र मांग में विस्तार कहलाती है, और उल्टा अगर बिंदु B से बिंदु A की ओर गतिशीलता समग्र मांग में संकुचन को दिखाती है, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीज, और ये भी क्या है आपका इंक्रीज। अगर डिक्रीज होगा तो कैसे होगा आपका डिक्रीज, आपका ऐसे होगा OY से OY1 और B से A पॉइंट तक आना, ठीक है बच्चों। अब नीचे पढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि एडी रेखा में विस्तार जो है वो किस प्रकार होता है। अब नीचे पढ़ेंगे हम एडी रेखा में खिसकाव, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड लाइन। एक निर्दिष्ट आय स्तर पर उपभोग और निवेश में परिवर्तन के कारण जब समग्र मांग में परिवर्तन होता है तब एडी रेखा जो है आपकी वो खिसकती है, ठीक है। यानी आय का स्तर जो है आपका वो वही है, वो Y1 ही है, सेम ही है, उसी पर आपके उपभोग और निवेश अगर उसमें चेंज हुआ है तो एडी में चेंज होता है। एक निर्दिष्ट आय स्तर पर
समग्र मांग में वृद्धि के कारण एडी रेखा का खिसकाव ऊपर की ओर होता है। ठीक है, यानी अगर समग्र मांग में वृद्धि होगी तो एडी रेखा का खिसकाव ऊपर की ओर होगा, और अगर समग्र मांग में कमी होगी तो एडी रेखा जो है वो नीचे की ओर खिसकती है। जैसा कि चित्र 19 में दिखाया गया है, ओ वाई जीडीपी स्तर पर समग्र मांग में बी एन की वृद्धि के कारण एडी रेखा जो है नीचे की ओर खिसकती है। हाँ, तो ओ वाई जीडीपी स्तर पर समग्र मांग में बी एन की वृद्धि के कारण एडी रेखा जो है एडी वन तक खिसकती है। ठीक है, यानी कि इसने क्या बोला, ओ वाई जीडीपी स्तर पर, ओ और वाई जीडीपी स्तर पर आपकी समग्र मांग में बी एन की वृद्धि हुई है, बी एन की वृद्धि हुई है ये वाली। इससे क्या हुआ, बेसिकली एडी रेखा जो है वो एडी वन तक आपकी खिसकती है। ठीक है, और समग्र मांग में बी क्यू की कमी होने के कारण, बी क्यू की कमी होने के कारण, और इसमें आगे लिखा हुआ है एडी रेखा एडी टू तक आपकी खिसकती है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। यानी कि जब बी एन की वृद्धि हुई, ओ वाई स्तर पर बी एन की वृद्धि हुई तो आपकी एडी लाइन एडी वन तक खिसक गई, और जब आपकी ओ वाई स्तर पर ही बी क्यू की कमी हुई तो आपकी लाइन जो एडी से एडी टू तक आ गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जीडीपी के ओ वाई वन स्तर पर, अच्छा हमने ओ वाई स्तर का तो पढ़ लिया, दोनों मूवमेंट बी एन बी और बी क्यू बी। अब पढ़ेंगे हम ओ वाई वन स्तर पर। जीडीपी के ओ वाई वन स्तर पर जब समग्र मांग में ए एम की वृद्धि होती है, ठीक है, तो आपकी एडी रेखा एडी वन तक खिसकती है, वही पहले वाली कंडीशन है आपकी। ठीक है, एवं समग्र मांग में ए पी की कमी के कारण एडी रेखा एडी टू तक आपकी खिसकती है। यानी मैंने ये जाना, अगर ओ वाई स्तर की बात करेंगे तो अगर बी से एन तक ऊपर की ओर जाएगा तो आपकी एडी लाइन जो एडी वन तक खिसकेगी, और अगर ओ वाई स्तर पर ही आपकी बी से क्यू तक या नीचे की ओर आएगी एग्रीगेट डिमांड, तो आपकी एडी की लाइन जो एडी टू तक शिफ्ट हो जाएगी। इसी प्रकार ओ वाई वन पर अगर आपकी ए से एम तक जाएगी तो एडी लाइन एडी वन तक खिसकेगी, यानी ऊपर की ओर खिसकेगी, और अगर आपकी ए से पी तक संकुचन होगा, खिसकाव होगा एडी का, तो आप कहोगे कि आपकी एडी की लाइन एडी टू तक खिसक जाएगी। ठीक है, अलग अलग उत्पादन के स्तर पर, चाहे ओ वाई वन हो चाहे ओ वाई हो, अलग अलग उत्पादन स्तर पर यदि समग्र मांग में समान परिवर्तन होता है तो नई एडी रेखा जो होगी ना, चाहे वो एडी वन हो चाहे वो एडी टू हो, नई एडी रेखा जो होगी वो मूल एडी रेखा के समानांतर होगी। ठीक है, यानी कि आपका अलग अलग उत्पादन स्तर पर, उत्पादन स्तर आपका चाहे कोई भी हो, चाहे ओ वाई वन हो चाहे ओ वाई हो, अगर समग्र मांग में आपका परिवर्तन समान होता है तो आपकी नई एडी रेखा जो होगी वो भी एडी रेखा के समान अंतर से होगी। चित्र 19 में दिखाया गया है, एडी रेखा जो है ना वो एडी वन रेखा का समानांतर है, बिल्कुल बिल्कुल है। इसका कारण यह है कि ओ वाई वन और ओ वाई इसमें जीडीपी के स्तर पर समग्र मांग में समान परिवर्तन हो रहा है। यानी कि आपका ओ वाई वन स्तर हो या ओ वाई स्तर हो, इन दोनों ही स्तर पर आपका एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन जो है वो समांतर से हो रहा है। ठीक है, यानी कि ए एम जो है वो बी एन के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और आपका ए पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, यानी इनमें अंतर समांतर से हो रहा है। इसीलिए आपकी नई एडी रेखा जो होगी, ये चाहे एडी वन हो या एडी टू हो, वो आपकी एडी के समानांतर ही होगी। ठीक है, एडी रेखा में समानांतर परिवर्तन सरल रूप से यह दिखाता है कि जीडीपी के प्रत्येक स्तर पर, चाहे ओ वाई वन हो चाहे ओ वाई हो, जीडीपी के प्रत्येक स्तर पर समग्र मांग में परिवर्तन समान होता है। ठीक है, हमने क्या समझा, आपके उत्पादन का स्तर अलग अलग क्यों ना हो, चाहे ओ वाई वन हो चाहे ओ वाई हो, हर स्तर पर समग्र मांग में परिवर्तन जो है वो समान ही होता है। ठीक है, अब हम नीचे पढ़ते हैं, और
समग्र मांग वक्र में खिसकाव के गुणक प्रभाव। ठीक है, जब एडी वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव होता है तो जीडीपी के स्तर में वृद्धि होती है। ये तो आप समझ सकते हो, अगर खिसकाव ऊपर की ओर होगा एग्रीगेट डिमांड में तो जीडीपी में आपकी वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब एडी वक्र में नीचे की ओर खिसकाव होगा तो जीडीपी के स्तर में कमी होती है। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जीडीपी में वृद्धि जो है मांग में वृद्धि से कई गुना अधिक होती है, यानी इतनी वृद्धि मांग में नहीं होती जितनी वृद्धि आपकी जीडीपी में होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप एडी वक्र 100 इकाइयों से ऊपर की ओर खिसकता है तो जीडीपी में वृद्धि 100 से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, यानी जीडीपी में वृद्धि जो है आपकी वो मांग में वृद्धि से कई गुना अधिक होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? गुणक का प्रभाव। ठीक है, और गुणक की धारणा का विस्तृत वर्णन जो है हमने अध्याय 10 में करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको डेप्थ में गहराई से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियरली इजी लैंग्वेज में कि गुणक प्रभाव क्या है और कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है। नीचे है समग्र मांग वक्र में खिसकाव तथा न्यून एवं अधिमांग की समस्याएं। समग्र मांग एडी वक्र के ऊपर व नीचे की ओर खिसकाव के कारण एडी का स्तर पूर्ण रोजगार एडी स्तर से अधिक अथवा कम हो सकता है। यानी कि इसने क्या बोला, यानी एडी वक्र आपका ऊपर की ओर खिसक रहा है या नीचे की ओर खिसक रहा है तो ये संभव है कि वह पूर्ण रोजगार पर हो या उससे अधिक या कम भी हो। यदि एडी का स्तर पूर्ण रोजगार एडी स्तर से अधिक हो जाता है, ठीक है, क्या क्या बोला इसने, अगर एग्रीगेट डिमांड का स्तर पूर्ण रोजगार एडी स्तर से अधिक हो जाता है, यानी पूर्ण रोजगार है उसके बावजूद लोग डिमांड अधिक कर रहे हैं, अति पूर्ण रोजगार वाली स्थिति आपकी है। ठीक है, अति पूर्ण रोजगार में हम क्या समझते थे कि लोग डिमांड जो है वो अधिक कर रहे हैं तो अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी रोजगार पूर्ण है आपका उसके बावजूद लोग डिमांड को अधिक कर रहे हैं, इसे बोलते हैं अधिमांग। इसके विपरीत यदि एडी का स्तर पूर्ण रोजगार एडी स्तर से नीचे होता है, ठीक है, यानी पूर्ण रोजगार एडी पर होता है लेकिन एक्चुअली डिमांड जो है वो पूर्ण रोजगार से कम कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यून मांग की स्थिति, यानी मांग जो है आपकी कम है, न्यून मांग। अधिमांग की अवस्था में, यानी अगर लोग मांग अधिक करेंगे ऐसे में अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति से प्रभावित होने लगती है, यानी महंगाई बोल रहा है बेसिकली ये कि अगर आप मांग अधिक करोगे, देखो पहले ही पूर्ण रोजगार है, इससे फालतू प्रोडक्शन हम कर नहीं सकते, इससे फालतू पूर्ति हम कर नहीं सकते और आप मांग को अधिक कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा, महंगाई तो बढ़ेगी। इसके विपरीत न्यून मांग की अवस्था में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी लोग न्यून मांग, यानी मांग कम क्यों कर रहे हैं, पूर्ण रोजगार तो नहीं है अर्थव्यवस्था में इस कंडीशन में और लोग मांग कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ बेरोजगारी हो। ठीक है, यानी न्यून मांग की अवस्था में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिमांग एवं न्यून मांग की स्थितियों का विस्तृत वर्णन जो है हम चैप्टर 11 में और ढंग से क्लियरली करेंगे विद ग्राफ। ठीक है, ठीक है, नीचे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है एक खुली अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन का निर्धारण। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अभी तक हम आय के निर्धारण का अध्ययन एक बंद अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे। हम क्या एज्यूम कर रहे थे ऊपर, AD = C+I है बस, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम करेंगे AD = C+I है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हम यह जानेंगे कि एक खुली अर्थव्यवस्था में संतुलित GDP का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में AD का स्तर घरेलू व्यय पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु इस पर विदेशी व्यय, विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं पर खर्चा का भी प्रभाव पड़ता है। घरेलू वस्तुओं पर विदेशी व्यय, यानी बाहर के लोग हमारे यहाँ का सामान खरीद रहे हैं, घरेलू वस्तुओं पर विदेशी लोगों का खर्चे से AD के स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल होगी। अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ घरेलू वस्तुओं को खरीदेंगे तो AD का स्तर तो बढ़ेगा, डिमांड तो बढ़ेगी। इसी तर्क द्वारा हम यह कह सकते हैं कि हमारे निवासी द्वारा, हमारे भारत देश के निवासी द्वारा विदेशी वस्तु पर व्यय के कारण अगर हमारे लोग बाहर की विदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे
तो एडी के स्तर में कमी आ जाती है। यानी कि हम अपने यहाँ का देश का डिमांड तो कर नहीं रहे, अपने देश की वस्तुओं को तो खरीद नहीं रहे, और बाहर के देश की वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं। इससे हमारे यहाँ की डिमांड तो कम हो जाएगी। ठीक बात है, बिल्कुल। अन्य शब्दों में, एक खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो समग्र मांग के स्तर पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के लोग हमारी वस्तुओं को खरीद रहे हैं, इससे डिमांड बढ़ेगी और धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि आयात का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जब हम खुली अर्थव्यवस्था में एडी का स्तर आंकते हैं तो घरेलू एडी के स्तर में निर्यातों को जोड़ देते हैं और आयातों को घटा देते हैं। बिल्कुल हमने जाना था कि जब हम एडी निकालते हैं उसमें एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं और इंपोर्ट को घटा देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमें बेनिफिट होता है। ठीक बात है। और इंपोर्ट करने से हमें नुकसान होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, है ना। लोग हमारी वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी डिमांड जो है वो कम होगी, क्योंकि हम अपनी वस्तुओं पर इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था में एडी का स्तर जानने के लिए हम यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में एडी के स्तर में निवल निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या एक्स माइनस एम को जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी एक्स माइनस एम अगर आपका धनात्मक है तो एडी वक्र आपको ऊपर की ओर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, है ना। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तभी तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो है वो आपका धनात्मक आएगा। और अगर आपका डिफरेंस जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो धनात्मक है तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, यानी लोग आपकी वस्तुओं को खरीद रहे हैं, इससे आपको एडी वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। परिणाम स्वरूप संतुलित जीडीपी का स्तर भी बढ़ जाएगा। भाई बिल्कुल, अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी तो मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, है ना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत अगर x माइनस एम यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस अगर ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट आपकी अधिक है, निर्यात आपके कम है, आयात आपके अधिक है। अगर ऐसा हुआ तो एडी वक्र जो है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा और संतुलित जीडीपी का स्तर भी कम हो जाएगा। देखो, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपने देश की वस्तुओं को तो नहीं खरीद रहे, यानी कि हम देश की डिमांड जो है उसको तो नहीं बढ़ा रहे। अगर हम देश की वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं तो हमारे देश की जीडीपी जो है, हमारे देश का जो उत्पादन है वो तो कम होगा बेसिकली। बिल्कुल होगा ना। अगर हम देश की वस्तुओं को खरीदेंगे ही नहीं तो क्या होगा, जीडीपी हमें कम करनी पड़ेगी, है ना। तो चित्र 20 में दो अवस्थाओं को दिखाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी का स्तर तथा खुली अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी का स्तर। और चित्र 20 जो है वो इस कल्पना पर आधारित है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका धनात्मक है, यानी कि आपका निर्यात एक्सपोर्ट जो है वो अधिक है और इंपोर्ट या आयात आपका कम है, जिसके फलस्वरूप एडी ऊपर की ओर खिसक जाता है। यानी आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डिफरेंस जो है आपका वो धनात्मक है, एक्सपोर्ट अधिक है, इंपोर्ट आपका कम है। इससे क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट अधिक करोगे यानी बाहर के लोग हमारी वस्तुओं को खरीद रहे हैं, इससे तो डिमांड बढ़ेगी, इससे एडी ऊपर की ओर खिसक जाता है। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में नीचे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम जीडीपी एल पॉइंट पर और एल 1 पॉइंट पर, और बाईं तरफ क्या है आपका एक्सपेंडिचर या एडी। पहले जो आपकी एडी है ओ एल पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या है आपकी एडी लाइन आपकी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपकी ओ एल पॉइंट पर आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली है, और यहाँ पर आपका एक बिंदु कट गया है। लेकिन अगर ये कौन सी एडी है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी वाली, हम यह मान के चल रहे हैं यहाँ पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अगर सोच के चलो कि एक्सपोर्ट आपका अधिक है और इंपोर्ट आपका कम, यानी धनात्मक डिफरेंस है आपका बेसिकली, तो क्या होगा, इससे बेसिकली आपकी एडी जो है वो
बढ़ जाएगी। अगर आपकी एडी बढ़ेगी तो ऊपर की ओर शिफ्टिंग इसकी होगी, और अगर एडी बढ़ेगी तो आपको उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। पहले एडी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी में थी, यानी बंद अर्थव्यवस्था में। जब डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि आप एक्सपोर्ट को अधिक कर रहे हो, डिमांड बढ़ी तो एडी ऊपर की ओर खिसक गया, और उत्पादन भी आपका राइट तरफ OL से OL1 तक खिसक गया। ठीक है, तो एडी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी में है और AD1 जो है आपकी ओपन इकोनॉमी में है। ठीक है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है x माइनस एम के धनात्मक प्रभाव के कारण एडी वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप संतुलित जीडीपी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिफरेंस जो है वो धनात्मक है तो एडी वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज हमने चैप्टर 9 फुली कवर कर लिया है, और इससे अगली वीडियो में हम चैप्टर 10 जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखते रहो ताकि कोई डाउट ना रहे, इन चैप्टर्स को पढ़ते रहो। और हालांकि चैप्टर इंटरकनेक्ट है आपस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चैप्टर 9 जो है वो 8 से कनेक्ट है। अगर आपको 8 7 ढंग से आते होंगे तो इसमें भी कोई समस्या नहीं आने वाली। बाकी मैं सारे ग्राफ ढंग से समझा दिए हैं, आप लोग करना। इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर वाले, उनको सबको याद कर लेना। और अगर आपको चैप्टर ढंग से क्लियर होगा तो 1 वर्ड क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़कर देखना। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 10 के साथ। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।